बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, हमने फिजिक्स न्यू बुक जो है क्लास 9 की वो हमारी स्टार्ट है, जिसका चैप्टर नंबर 1 अभी चल रहा है और उसका आज लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस की। ये पेज नंबर बनता है जी आपका पेज नंबर 25। बुक के पेज नंबर 25 को आपने ओपन करना है। साथ साथ आप बुक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, सिर्फ उनके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें देखिए जी, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1.1। इन देखें, मैं रीड कर रहा हूं, आपके पास बुक होगी तो आपको ज्यादा इजी होगा। इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने यूनिट बताना है कि कौन सा यूनिट हम यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी थिकनेस ऑफ अ 5 रुपी काइन। अगर हमारे पास 5 रुपी काइन है, उसकी हम थिकनेस फाइंड आउट करने जाते हैं, तो हम यूनिट कौन सा यूज करेंगे उसके लिए? ए में मिलीमीटर्स। मैं सिर्फ आंसर्स आपको बताया कि मैं आंसर शेयर कर रहा हूँ। बुक में लिखा हुआ है थिकनेस ऑफ अ 5 रुपी कॉइन, तो उसके लिए मिलीमीटर्स, मिलीमीटर्स यानी मिलीमीटर जो है वो हम लोग यूनिट यूज करेंगे। बी में देखें क्या दिया है, लेंथ ऑफ अ बुक। लेंथ ऑफ अ बुक के लिए सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स। सी में आ जाए। सी पार्ट में क्या पूछा गया है? लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड। जो फुटबॉल फील्ड होती है उसकी लेंथ हम यार्ड्स में फाइंड आउट करते हैं, यार्ड्स। इसके अलावा फीट में भी फाइंड आउट की जा सकती है, इंचेस में भी की जा सकती है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट यार्ड्स होता है। डी आ जाए। डी पार्ट में है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। दो सिटीज के दरमियान डिस्टेंस किलोमीटर्स में, किलोमीटर्स। ई में आ जाए। ई क्या दिया गया है? मैस ऑफ 5 रुपी काइन, यानी 5 रुपए वाला काइन है, उसके लिए हम ग्राम्स, ग्राम्स का यूनिट जो है वो यूज करेंगे। इसके बाद आ जाए एफ में। मैस ऑफ योर स्कूल बैग। स्कूल बैग किलोग्राम्स में, किलोग्राम्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड किस में होती है? मिनट्स में। 35 मिनट्स का लेसन होता है, 40 मिनट्स का होता है, तो मिनट्स में। नेक्स्ट देखें एच में क्या है? वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ कार, लीटर्स में। ई एफ के बाद जो है वो जी है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एच, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ कार, ये लीटर्स में बेटा, लीटर्स। उसके बाद लास्ट है टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क। तो उसके लिए हमें कितना टाइम लगता है? आमतौर पर फ्यू मिनट्स, तो मिनट्स में। एज के बाद आई, ये मिनट्स। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर था 1.1। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2। तो ये मैं रेज कर देता हूं। मैंने जैसा कि आपको बताया, बुक आपके पास होनी चाहिए। आपने जो है आंसर्स जो हैं वो आपने नोट डाउन करने हैं। क्वेश्चंस मैं नहीं लिखूंगा टाइम थोड़ा बचाने के लिए। 1.2 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर। एक टेलर के लिए जो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है वो कैसे उसके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, ये आपने बताना है। तो लिखें जी इसका आंसर, आ स्टैंडर्ड सिस्टम, a standard system, a standard system of measurement a standard system of measurement is crucial, is crucial for tailors to ensure, to ensure
कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, एंड एक्यूरेसी in making well fitted garments, well fitted garments। ये है, मैं फिर से क्वेश्चन एक दफा पढ़ देता हूं और साथ आपको, why might a standard system of measurement be helpful to a tailor? तो क्या आंसर होगा इसका, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज क्रूशियल फॉर टेलर्स। क्यों उनके लिए इतना ज्यादा क्रूशियल होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है? टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, यानी वो एक उन्होंने बहुत से कपड़े बनाने होते हैं, मतलब उनको वो उसी तरह से, मतलब उनके पास डिफरेंट साइजेस के आते हैं, तो कंसिस्टेंसी उनकी बहुत जरूरी है। अगर फर्क डालते जाएंगे, बार बार एरर्स होगा, लोगों को फॉल्टी ड्रेस बना के देंगे, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, उनका बिजनेस जो है वो ठप होकर रह जाएगा। प्लस क्या है, एक्यूरेसी इन मेकिंग वेल फिटेड गारमेंट्स, मतलब जो लोगों को जैसे फिट आता है ड्रेस, मतलब अच्छे से ड्रेस बनाना, और लोगों को उसमें कोई एरर फील ना हो, कोई फॉल्ट्स ना हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को यूज करे, बिल्कुल एक्यूरेट। मतलब जो जो वो आपका नाप ले रहे होते हैं सादा लफ्जों में, तो आपने देखा है कि वो एक एक चीज का नाप, जो अच्छा टेलर है वो डिटेल नाप लेता है, फिर आपका सूट जो है वो सीता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए जी 1.3। क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1.3 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मैं जरा रीड करता हूं पहले, फिर उसके बाद आपका आंसर इसका मैं दूंगा। द मिनिमम मेन स्केल रीडिंग ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। देखिए, ये मैंने आपको जब माइक्रोमीटर वाला जो है मेरा आप लेक्चर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको ये सारा डिटेल से पढ़ाया था, समझाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो है वो वहां पर आप देखिएगा 0.5 मिलीमीटर है, मैंने बोला था, वहां पर समझाया था 0.5 मिलीमीटर वाले भी हो सकते हैं, या 1 मिलीमीटर भी मिनिमम इसकी लेंथ हो सकती है स्क्रू गेज के ऊपर रीडिंग में। तो ये 1 मिलीमीटर है, एंड देर आर 100 डिवीजन, 100 डिवीजन भी हो सकती हैं और 50 डिवीजन भी हो सकती हैं। अगर 0.5 होगा तो फिर 50 डिवीजन, 1 मिलीमीटर वाला है तो 100 डिवीजन। अच्छा, ऑन द सर्कुलर स्केल व्हेन थिम्बल इज रोटेटेड वंस, आपको पता है जो थिम्बल को एक बार पूरा रोटेट करें तो वो क्या होती है, उसकी उसकी पिच कहलाती है। तो अगर वो 50 डिवीजन वाला होगा तो उसकी 0.5 होती है, अगर 100 डिवीजन वाला होगा तो 1 मिलीमीटर इज इट्स काउंट ऑफ द, इज इट्स मेजरमेंट ऑन द मेन स्केल। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी जो आपका स्क्रू गेज है उसका आपने लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, कौन से स्क्रू गेज का, कि जिसकी पिच जो है तो 1 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है उसके ऊपर, 100। उसके अलावा द रीडिंग फॉर थिकनेस ऑफ अ स्टील रॉड एज शोन इन द फिगर, एक फिगर साइड पे बनी हुई है, ठीक है, आपकी बुक के ऊपर। तो उस बुक में जो है आपने फाइंड आउट करनी है उसमें से थिकनेस ऑफ अ स्टील रॉड, मतलब वो जो रीडिंग है वो स्टील रॉड की रीडिंग है, स्क्रू गेज की मदद से ली गई है, वो हमने उसको रीड आउट करना है बड़े ध्यान से, और उसके बाद हमने बताना है कि उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है, रॉड की। एक तो अपने थिकनेस फाइंड आउट करनी है, दूसरी चीज हमसे क्या पूछी गई है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो पहले तो हम लिखेंगे इसका लीस्ट काउंट। अब स्क्रू गेज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज जी, इसका फॉर्मूला यानी ये किसके इक्वल होता है, तो भाई ये इक्वल होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच ऑफ द स्क्रू गेज स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ, इसकी मेन स्केल जो होती है वो सर्कुलर होती है, तो आप सर्कुलर स्केल भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ये इसका फॉर्मूला है। तो मैंने अभी इसको जब रीड आउट कर रहा था तब आपको मैंने बताया था
कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर है। जो 1 मिलीमीटर वैल्यू जब वो क्या है, जब हम इसको पूरा थिम्बल को घुमाते हैं, पूरा सर्कल वो घूमता है, तो वो 1 मिलीमीटर अगर आ रहा है तो वो उसकी पिच है। तो यहाँ हम लिखेंगे पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या है, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल पर जो यहाँ हमें दिया गया है वो 100 डिवीजन है, तो डिवाइडेड बाय 100, जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.01 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो है हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके बाद थिकनेस ऑफ द रॉड जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें जो हमें यहाँ दिया गया है आप भी अपनी बुक पर चेक कर सकते हैं। तो मैं इसकी रीडिंग बड़े गौर से बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9, वो 9 के बाद जो है वो तकरीबन 9.5 हाफ तक मेरे पास यहाँ पे नजर आ रही है वो रीडिंग। आप भी अपनी बुक में इसको चेक कीजिएगा कि वो 9.5। तो पहले तो हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ द रॉड, यहाँ लिखिए थिकनेस जो हमने फाइंड आउट करना है, थिकनेस ऑफ रॉड। थिकनेस ऑफ रॉड जो है उसके लिए हमने जो फॉर्मूला लगेगा वो पहले समझ लें कि हमने क्या लिखना होता है। पहले मेन स्केल रीडिंग लिखनी होती है। पहले हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग, और मेन स्केल रीडिंग में हमने क्या प्लस करना होता है, उसमें हमने प्लस करना होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके, प्लस ब्रैकेट में लिख देता हूं सर्कुलर स्केल रीडिंग, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट के साथ, एलसी। ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है किसके लिए, थिकनेस ऑफ द रॉड, यानी थिकनेस ऑफ द रॉड इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग पहले लिखनी है, प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। तो मेन स्केल रीडिंग अभी मैंने जो रीड आउट की थी वो 9.5 तक जो है वो समझ आ रही है। उसके बाद देखते हैं कि हम कैसे देखेंगे इसको। हम लिखेंगे वो 9.5 जो है वो मिलीमीटर है। अच्छा जी, इसमें हम प्लस क्या करने जा रहे हैं, सर्कुलर। तो आप भी अपनी बुक पर देख सकते हैं कि हमने कैसे इसको निकालना होता है। हमने जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है उसको हमने देखना होता है कि उसका कौन सी रीडिंग जो है एग्जैक्टली जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, मैं थोड़ा सा बना के बता देता हूँ आपको। यानी इस तरह से अगर आप देखें, चलो यहाँ बना देते हैं। ये देखें, एक तो मेन स्केल होती है यहाँ पर, ये मेन स्केल रीडिंग चल रही होती है। उसके आगे यहाँ पर जो है वो आपके पास ये देखें कुछ इस तरह से, आप देखिएगा यहाँ पर सर्कुलर स्केल है। तो जो सर्कुलर स्केल की यहाँ पर रीडिंग है उसमें से हमने देखना होता है कि जो सेंट्रल रीडिंग है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमने देखना होता है कि उसमें सर्कुलर स्केल की किस लाइन के साथ। तो आपकी बुक में ये एग्जैक्टली जो है मुझे 70 के सामने नजर आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे 70, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हम निकाल चुके हैं, वो है 0.01 मिलीमीटर। तो भाई 9.5 फिर से लिखें, 9.5 मिलीमीटर प्लस 70 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 0.7 मिलीमीटर। अब ये 0.7 मिलीमीटर को आप इसमें ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 और 5 12, और 1 ऐड हो जाएगा, यानी 10.2 मिलीमीटर ये हमारे पास आ जाएगी थिकनेस ऑफ रॉड। क्लियर, ये आपने इस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 1.4, उसको भी हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 1.4 में हमसे क्या पूछा गया है, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन में, यू आर प्रोवाइडेड अ मीटर स्केल, यानी हमें जो है एक मीटर स्केल प्रोवाइड किया गया है, एंड अ बंडल ऑफ पेंसिल्स, यानी पेंसिल्स एक बंडल की शक्ल में। हाउ कैन द डायामीटर ऑफ अ पेंसिल बी मेजर्ड, हमने पेंसिल का डायामीटर फाइंड आउट करना है यूजिंग द मीटर स्केल, और यूज क्या करना है, मीटर स्केल, विद द सेम प्रिसीजन एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लेकिन वो उतना ही प्रिसाइज हो, उतना ही वो आंसर ठीक हो बगैर एरर के, जैसे वर्नियर कैलिपर से हम फाइंड आउट करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स तो यूज नहीं कर रहे लेकिन मीटर स्केल यूज करके निकालना है। तो वो कह रहे हैं कि कैसे आप इसको डिस्क्राइब ब्रीफली, शॉर्ट से मतलब आप बता दें कि कैसे आप इसको फिर
मीटर स्केल के साथ करेंगे। तो भाई इसमें क्या हमें इन्वॉल्व है, क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, इसमें हमें मल्टीपल मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी। मतलब जो मेजरमेंट है एक बार नहीं, बार बार, मतलब एक से ज्यादा बार, 2 3 4 5 7, यानी मल्टीपल पहले मेजरमेंट्स ले लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर हम उन मेजरमेंट्स की एवरेज निकाल लेंगे। यही तरीका होता है एक्यूरेट निकालने का। अगर आप एक बार निकालेंगे तो शायद वो उतनी एक्यूरेट नहीं आएगी, सेकेंड टाइम निकालेंगे में भी थोड़ा सा फर्क आए, 3 4 5 6 7, मतलब आप उसको मल्टीपल टाइम्स जब फाइंड आउट करते हैं, फिर उसकी आप एवरेज ले लेते हैं, मीन वैल्यू ले लेते हैं, तो देन आप उसकी मेजरमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज टू वर्नियर कैलिपर्स के यानी एक्यूरेटली ले सकते हैं। तो क्या मेथड होगा जी, अ मेथड इन्वॉल्विंग, यही पूछा गया है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे इसमें, अ मेथड इन्वॉल्विंग, a method involving multiple measurements, multiple measurements and averaging is needed। पहले मल्टीपल मेजरमेंट्स होंगी, फिर एवरेजिंग इज नीडेड, उनकी एवरेज लेना भी जरूरी है, एवरेजिंग इज नीडेड। ये बेटा इसका आंसर होगा शॉर्ट में। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में है, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की आंसर जरूरत नहीं होती। ये था 1.4। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1.5 जी। 1.5 को पहले रीड आउट कर लेते हैं कि 1.5 में हमसे क्या पूछा गया है। द एंड ऑफ अ मीटर स्केल इज वॉर आउट। मीटर स्केल का जो एंड है, मतलब वो बाज दफा होता है कि वो वहां से थोड़ा सा टूट जाता है, या मतलब वहां से वो थोड़ा सा रेज हो जाता है, यानी वो वॉर्न आउट है, आप क्लियरली वहां से पढ़ नहीं सकते रीडिंग उसकी। तो वेयर विल यू प्लेस अ पेंसिल टू फाइंड द लेंथ। तो फिर हम पेंसिल को कहां पर प्लेस करेंगे मीटर स्केल के ऊपर, उसकी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो भाई कैसे हम इसको करेंगे, तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि आप जो विजिबल मार्क है, जहां से वो विजिबल है, आपका जो मीटर स्केल जहां से विजिबल है, ठीक से नजर आ रहा है, वार्न आउट नहीं है, आप उसके करीब से स्टार्ट कर लें। ठीक है जी, वहां अलाइन करें, तो आप इजीली इसकी मेजरमेंट्स ले सकते हैं। तो कहां पेंसिल को प्लेस करेंगे, प्लेस द पेंसिल, आंसर इसका होगा प्लेस द पेंसिल, place the pencil on the scale, place the pencil on the scale such that, इस तरह से आपने प्लेस करनी है, such that one end, one end align, one end aligns with a visible mark, with a visible mark on the scale, mark on the scale। ठीक है जी, ये है वो तरीका, ये है वो मतलब प्रॉपर वे जिसकी वजह से आप आसानी से जो है, क्या आप क्या करेंगे, प्लेस द पेंसिल ऑन द स्केल, स्केल पर जहां आपने पेंसिल को प्लेस करने हैं, सच दैट कुछ इस तरह से कि वन एंड अलाइंस विद अ विजिबल मार्क, उसका एक एंड जो है वो किसके साथ अटैच है, कहां पे रखा है हमने, विजिबल मार्क ऑन द स्केल, जहां से स्केल को प्रॉपरली पढ़ा जा सकता है, विजिबल है, तो देन आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था 1.5। इसके आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट है 1.6। 1.6 जो है, क्वेश्चन देखिए पहले क्या है, why is better to place the object close to the meter scale। क्वेश्चन ये किया गया है कि ये क्यों मतलब बेहतर होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मीटर स्केल के जरा क्लोज रखते हैं, करीब रखते हैं, क्यों। तो इससे क्या होता है, आप जब उसको करीब रखते हैं तो उससे मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली जो आपको पता है पैरेलैक्स एरर पैदा हो जाता है, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। ठीक है जी, यही आंसर होगा इसका सिंपली 1.6 का। आप क्या लिखेंगे, प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन में से ले लेते हैं हम कुछ वर्डिंग, तो आगे फिर हम लोग आंसर दे देते हैं। प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट
प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट close to a मीटर स्केल अब मीटर स्केल के क्लोज रखने से क्या फायदा होता है कि मिनिमाइजेस पैरेलैक्स minimizes the parallax error minimizes the parallax error ये होगा भाई इसका आंसर। ठीक है जी, ये ए लगा लें यहां पर पैरेलैक्स एरर में। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया 1.6। उसके बाद हम आगे चलते हैं 1.7 की तरफ। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आंसर की तरफ जाएंगे। क्या दिया गया है क्वेश्चन 1.7 में? क्वेश्चन है कि व्हाई अ स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेजर अ क्वांटिटी करेक्टली। कि स्टैंडर्ड यूनिट हमें पता तो है कि स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि क्यों हम स्टैंडर्ड यूनिट ही यूज करते हैं किसी क्वांटिटी को करेक्टली मेजर करने के लिए। तो भाई क्या रीजन होती है इसकी? इसकी एक ही रीजन होती है कि जब आप स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं तो आप जो आंसर आपको मिलता है वो मोर एक्यूरेट होता है, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप आंसर को ले सकते हैं। तो यही आप आंसर में लिख देंगे कि स्टैंडर्ड standard unit is used standard unit is used in measurement standard unit is used in measurement for more accuracy। ये आंसर होगा जी 1.7 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो है 1.8। तो देखें जी 1.8 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1.8 और 1.8 का क्वेश्चन क्या है? सजेस्ट सम नेचुरल फेनोमेना दैट कुड सर्व एज अ रीजनेबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड। देखिए हमने एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड वाले फाइंड आउट करने हैं नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, इसके बारे में हमने शायद पहले भी थोड़ी सी बात की हुई है मेरे पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ सिर्फ उनके नेम देने हैं। एक तो आप लिख सकते हैं द अर्थ रोटेशन, कुछ लिखने आपने, चले नंबरिंग से लिख लें या वैसे लिख लें, दोनों तरह से ठीक होता है। मैं लिखता हूं जी द अर्थ रोटेशन, द अर्थ रोटेशन। ठीक है जी, रोटेशन के स्पेल जरा मैं दोबारा ठीक कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। द अर्थ रोटेशन, इसका क्या मतलब होता है? अर्थ जो रोटेट करती है तो उससे क्या बनता है, कभी डे कभी नाइट। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अर्थ रोटेशन के आगे डे नाइट, इसके आगे ब्रैकेट लगा के आप लिखेंगे डे स्लैश नाइट। यानी जो अर्थ रोटेट करती है उसी की वजह से आपके डे नाइट बनते हैं। ये एक नेचुरल फेनोमेना है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। जो अर्थ की सन के गिर्द रेवोल्यूशन है वो कब कंप्लीट होती है? 1 ईयर में। तो आप इसके आगे भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? ईयर। ठीक है जी। उसके बाद आप एक और चले लिख लें एंड द फेजेस ऑफ द मून लिख लें, एंड द फेजेस, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है। फेजेस ऑफ द मून, हाँ जी, फेजेस ऑफ द मून से अगर आप देखें तो क्या होता है, ये बेटा फेजेस ऑफ द मून से हमारे मंथ्स रोटेट करते हैं। ठीक है जी, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मंथ। ठीक है जी, और भी हो सकते हैं लेकिन काफी हैं, 2-3 आप लिख दें, इनफ है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1.8। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है 1.9। तो 1.9 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन, फिर हम उसका आंसर लिखेंगे। 1.9 में है
इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द मिनिस्कस इन अ वाइडर वेसल। वाई? यानी एक तो वेसल जो होती हैं जिनके मुंह क्लोज होते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपका जो है वो लेके आया था, ठीक है, जो सिलेंडर था आपको मैंने दिखाया था, तो उनकी जो माउथ होती हैं आप देखेंगे बहुत ज्यादा फैले हुए नहीं होते, वाइडर नहीं होते इतने ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा वेसल है जिसका काफी वाइडर है, ठीक है जी, यानी वहां पर हमारे लिए जरा मुश्किल होता है। इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द मिनिस्कस इन अ वाइडर वेसल, यानी वहां पर मिनिस्कस क्या होता है, मैंने लास्ट में आपको बताया था, जैसे हमारे पास ये है तो ये इसके अंदर जो मैंने शेप बनाई है ये मिनिस्कस होता है, ये जो आपको ओवल शेप नजर आ रही है। तो जो अगर कोई वाइडर होगा तो सिंपल सी बात है कि उसका मिनिस्कस जरा देखना मुश्किल हो जाता है। अगर बड़े वाला कोई वेसल है तो वो कह रहे हैं ये अगर डिफिकल्ट हो जाता है तो इसकी वजह क्या है, वाई, रीजन आपने बतानी है, ठीक है। तो रीजन इसकी क्या है कि इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द मिनिस्कस इन अ वाइडर वेसल। यहीं से आप स्टार्ट कर लें, क्वेश्चन से ले लें कि डिफिकल्ट इट इज डिफिकल्ट टू locate the meniscus to locate the meniscus। अच्छा जी, in a wider vessel, in a wider vessel बिकॉज द कर्वेचर, उसकी रीजन लिखने लगा हूं जो आंसर है बेसिकली, वो तो क्वेश्चन में से मैंने सारा लिखा है, बिकॉज द कर्वेचर बिकॉज द कर्वेचर ऑफ द लिक्विड सर्फेस ऑफ द लिक्विड surface is less pronounced is less pronounced। इसका क्या मतलब है कि बिकॉज द कर्वेचर ऑफ द लिक्विड जो है उसका जो फैलाव है कर्वेचर का, वो जो होता है वो क्या है, लिक्विड सरफेस का इज लेस प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब होता है वो प्रोमिनेंट नहीं है, लेस प्रोमिनेंट है, कम प्रोमिनेंट है, लेस प्रोमिनेंट, लेस प्रोनाउंस मतलब वो इतना वाजे नहीं होता, बड़ा होता है वैसे हमें वो समझ नहीं आती, ठीक है। वो लेस प्रोनाउंस होता है, इस वजह से हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। जैसे ही देखें एक बड़ा सा वेसल मैं आपके सामने बना रहा हूँ, तो आप खुद देखिएगा, ये सपोज मेरे पास एक बड़ा वेसल है, तो इसमें जब हम लोग देखते हैं तो ये जो मतलब ये जो शेप है ये इतनी वाजे नहीं रहती, मतलब मिनिस्कस जो है इसमें इतना वाजे नहीं होता, उसकी जो सरफेस होती है कर्वेचर की वो इतनी प्रॉपर नहीं होती, इतनी वाजे तौर पर समझ नहीं आती, जितना छोटा होगा उसके उतनी आसानी से समझ आती जाएगी। तो ये वो रीजन है कि जिसकी वजह से हम लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है मिनिस्कस जो है उसमें देखना, ठीक है जी, जो वाइडर वेसल होती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास ये लास्ट है जी। जी, लास्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है 1.10, ये लास्ट कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें क्या है। विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। ये हमने लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि इंटरनल डायमीटर हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से। दूसरा क्या है, डेप्थ ऑफ अ बीकर, उसकी डेप्थ भी जो हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी वर्नियर कैलिपर से। तो आप इसका आंसर 1.10 का आप लिख सकते हैं क्या, कि भाई आप लिख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स कैन बी यूज्ड, इसके दोनों पार्ट के लिए, सपोज 1 है और 2 है, सपोज 1 में मैं लिखता हूं पहले वर्नियर कैलिपर्स कैन बी यूज्ड, हाँ जी, किसके लिए, कैन बी यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करना था, इंटरनल डायामीटर, आगे इसके लिख दें, इंटरनल डायामीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है
उसके लिए भी आप स्टार्ट इसी तरह से करेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स कैन बी यूज टू मेजर, आगे आप लिख सकते हैं डेप्थ ऑफ अ बीकर, यानी यही लाइन यहां से स्टार्ट करके इसी तरह से वर्नियर, मैं लिख नहीं रहा सिर्फ बता देता हूँ, यही लिखना है आपने, वर्नियर कैलिपर्स कैन बी यूज टू मेजर, जहां आपने इंटरनल डायमीटर लिखा है उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, डेप्थ ऑफ अ बीकर, उसके आगे डेप्थ ऑफ अ बीकर। ये बेटा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वर्नियर कैलिपर्स ही दोनों के लिए यूज कर रहे हैं ना, वही स्टेटमेंट आपने लिखनी है सारी। वर्नियर कैलिपर्स कैन बी यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, इसी तरह से फिर लिखनी है आपने, वर्नियर कैलिपर्स कैन बी यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ अ बीकर। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको जो है वो आपका पेज नंबर 25 था और 26 था, इसके ऊपर आपके फिजिक्स की बुक के ऊपर 25 और 26 में मेंशन कर देता हूँ। पेज नंबर हमने जो डिस्कस किया है वो 25 और 26 पर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन से वो हमने आज डिस्कस किए हैं। यकीनन आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से समझ सकेंगे जब आप लोग जो है वो अपने हाथों से प्रैक्टिस करेंगे। एक दफा वीडियो देखना भी जरूरी है, लेकिन उसके बाद अपने हाथों से प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें ज्यादा स्किल्स अपने इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।